13 सितंबर 2019 गांधी भवन भोपाल में जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी साहब सांप्रदायिकता और मॉब लिंचिंग के उन्वान पर बयान फरमा रहे हैं। समाअत फरमाएं और ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पड़ोस में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि यहाँ पर आने वाले सभी इस्लामिक सच्चे और अच्छे वीडियोस से आप मुस्तफिद होते रहें। जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। इस इजलास के सदर मोहतरम जनाब हाजी हारून साहब, यहाँ तशरीफ लाए शहर काजी मौलाना सैयद मुश्ताक अली नदवी साहब, लज्जा शंकर हरदेनिया जी, ज्ञानी दिलीप सिंह जी, पंडित नरेंद्र दीक्षित जी, फादर आनंद साहब, सागर भंते जी और फादर मारिया साहब, हमारे साथी मौलाना हकीमुद्दीन साहब और यहाँ जमीयत उलमाए वेस्ट बंगाल के सदर मोहतरम मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मुझे हाजी हारून साहब ने 8:30 बजे का वक्त दिया। मेरे पास 3 मिनट, लेकिन लंबी बात करने का मैं मानता हूँ कोई फायदा नहीं। हम लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अगर 15 मिनट की तकरीर करी जाए और मजमे से पूछा जाए कि क्या क्या बातें कही गई, तो 5 में से 2 भी बताना मुश्किल होता है। आमतौर पर लोग सुनते हैं लज्जत हासिल करने, उनके मन की बात कही जाए, वो सुने, तालियां बजाएं, खुश हो जाएं, घर चले जाएं। इसलिए नहीं सुनते कि सुनकर सोचें, अगर सही है तो मानें, अगर गलत समझ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट करें। तरीका ये निकल गया है, मजमा आता है, तकरीर करने वाले तकरीर करते हैं, चले जाते हैं। होना ये चाहिए कि तकरीर करने वाले चाहे 4 ही हो, पर जब वो तकरीर करके निमट जाएं तो सवाल करने वाले उनसे सवाल करें। सवाल सुनने वालों में सवाल करने की हिम्मत होनी चाहिए, बोलने वालों में सवाल को सुनने की और उसका जवाब देने की ताकत होनी चाहिए। कौमें मुर्दा कब होती है? मेरे सामने मिसाल हजरत उमर इब्न खत्ताब की है। आपको मालूम होना चाहिए कि हजरत उमर एक ऐसे घर में पैदा हुए थे कि जब उन्होंने अपनी जवानी जब तक पाई तब तक वो बकरियां चराया, यानी ऐसे घर में नहीं पैदा हुए थे जहां हुकूमत करना सिखाया जाता, ऐसे घर में नहीं पैदा हुए थे जहां जंग लड़ना सिखाया जाता, फौज की ट्रेनिंग दी जाती, किस तरह स्ट्रेटेजी बनती है जंगों को जीतने की, ये नहीं सिखाया गया था। उसके मुकाबले में सिकंदर, जिसको दुनिया सिकंदर आजम, उसकी 7 पुश्तों में बादशाहत रही थी और हुकूमत और इक़्तिदार रहा। 7 पुश्तों से 7वीं पुश्त था, वो 7वां लड़का था, 7वीं पुश्त से हुकूमत थी, इक़्तिदार था, बादशाहत थी, बचपन से सब देखा था। उसने 18 लाख कुछ हजार
स्क्वायर माइल्स दुनिया को फतह किया, दुनिया ने उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट माना। आप उसके मुकाबले में उमर को देखिए, हजरत उमर को देखेंगे तो वो चरवाहे के लड़के थे, कभी जंग लड़ना सीखा नहीं था, हुकूमत करना सीखा नहीं था, लेकिन 22 लाख स्क्वायर माइल पर उनकी हुकूमत चलती, जमीन पर बैठा करते थे। गांधी जी ने कहा है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, गांधी जी कहते हैं मैं तो मुसलमान नहीं हूँ और मैं नबियों की बात नहीं करता, लेकिन नबी मोहम्मद के एक मानने वाले को मैंने देखा, अगर दुनिया में हुकूमत करने वाले उसके जैसे हो जाएं तो शेर और बकरी एक जगह से पानी पिएंगे। दुनिया में कोई हुक्मरान ऐसा नहीं था, आज तक न पहले हुआ न बाद में हुआ, जिसने मैदान जंग में जंग लड़ते हुए कमांडर को सस्पेंड किया हो। ये सिर्फ अकेले उमर थे जिन्होंने जंग में लड़ते हुए 20,000 17,000 16,000 किलोमीटर दूर जंग चल रही थी और अपने कमांडर को सस्पेंड किया था और कहा था वापस आ जाओ उसी। ये उमर थे और वो उमर जो इस ऐसी बड़ी इलाके में जिनकी हुकूमत चलती थी, उनकी सादगी आप ढूंढने से नहीं। उस हजरत उमर के बारे में मैंने जो यहाँ कहानी सुनाई वो इसलिए सुनाई कि वो मस्जिद में खड़े थे और लोगों से सवाल किया, अगर मैं गलत काम करूं तो तुम क्या करोगे? अगर मुझसे गलती हो जाए, भूल हो जाए तो तुम क्या करोगे? कहने वाला कौन था? उमर थे। कहने वाले उमर थे जिनके नाम से लोग जो है उलझन में मुब्तला हो जाए। वो कहने वाले उमर थे। सुनने वालों में से एक गांव का आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा, उमर अगर तुम गलती करोगे तो मेरी तलवार फैसला। उमर का रिस्पॉन्स क्या था? कोई बादशाह ये रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। हजरत उमर का रिस्पॉन्स था, हजरत उमर का रिस्पॉन्स था, जवाब था, बस अब मुझे इत्मीनान हो गया, तसल्ली हो गई कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मेरे मुंह पर खड़े होकर कह सकते हैं कि तलवार फैसला करेगी अगर उमर तुम गलती करो। बीच मजमे में से खड़ा होने वाला सलाम कीजिए और इतनी बड़ी बात को सुनकर इत्मीनान हासिल करने वाला 1000 मरतबा सलाम। वरना लोग हुकूमत और इख्तिदार मिल जाए या 4 आदमी ताली बजाने लगे और वो उड़ने लगे। बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, मौका नहीं। ये तो मैं आपके बारे में कह रहा था, अपने बारे में बात कर रहा था, इससे यहाँ मौजूद सब लोगों के बारे में बात कर रहा। ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, सुनने से बात नहीं चलेगी, कहना भी पड़ेगा और बोलने वाले को सुनना भी पड़ेगा। अगर बोलने वाला सुनने की ताकत नहीं रखता या सुनना नहीं चाहता है तो उसे बोलने का अधिकार नहीं है। चाहे वो मेरे जैसा एक आम नागरिक हो, एक आम आदमी हो, चाहे मेरे मुल्क का मेरे जिस प्रदेश में खड़ा हूं वहां का चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हो, या ये मंत्री साहब हो या मुल्क का प्रधानमंत्री, कोई हो, अगर वो सुन नहीं सकते तो उन्हें बोलने का अधिकार नहीं। आज अमन एकता की बात करें। मौलाना सिद्दीकुल्लाह साहब जितनी बातें मैं कहना चाहता था ये सब कह गए। पता नहीं पहले की तकलीफ सुन रखी है ये की ट्रेनिंग, उन्होंने से कोई बात तो होगी जरूर, सारी बातें तो इन्होंने कही। अब मेरे पास क्या बचा कहने के लिए? दोस्तों, भारत का मुसलमान बड़ी परेशानी, मोब लिंचिंग हो रही है,
बेइज्जत किया जा रहा है। ये मैं एक स्टोरी सुना रहा हूं, मेरी बात नहीं है, मैं स्टोरी सुना रहा हूं। मेरी बात भी है और स्टोरी भी है, लोगों का सोच भी है, लोगों के दिल में जो बात है, अगर वो बात नहीं कही जाएगी तो हम गूंगे हैं, चाहे जितना बोल लें। अगर सोच को नहीं बोला जाएगा तो हम धोखा दे रहे हैं, यहां आके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपके मन में जो बात है वो आप बोलेंगे, मेरे मन में जो बात है वो मैं बोलूंगा, और दोनों एक दूसरे की मन की बात को सुनकर मन मिटाव वाली चीजों को चेंज करके एक बीच के रास्ता निकालेंगे, जिससे मेरा देश बनेगा। तो मैं अपनी सोच बता रहा हूं, मेरे मुस्लिम समाज की सोच बता रहा हूं, या मुस्लिम समाज के कुछ लोगों की सोच बता रहा हूं, या ज्यादा लोगों की सोच बता रहा हूं। है एक सोच, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जलील किया जा रहा है। गृह मंत्री उंगली उठाकर घुसपैठियों की तरफ इशारा करता है, वो उंगली सीधी मुसलमान के दिल पे जाकर दिखती है, हम घुसपैठी हो गए। मेरा गृह मंत्री, मेरे देश का गृह मंत्री, उंगली मेरी तरफ उठ रही है, तो मैं क्या कहूंगा? महाशय, जल्दी से सारे देश में, बहुत जल्दी करके सारे देश में एनआरसी लाइए। आज कंगन को आरसी क्या है भैया, पढ़े लिखे को आरसी क्या आइए, बिस्मिल्लाह। 70 लाख विदेशी थे, बांग्लादेशी, 70 लाख बांग्लादेशी थे आसाम में, 70 लाख बांग्लादेशी, एक दो नहीं 70 लाख बांग्लादेशी थे। जमीन निगल गई, आसमान खा गया, क्या हो गया? 19 लाख उनमें भी याद है। 19 लाख में से 13 लाख वो नहीं है जिनकी तरफ उंगली है। ठीक है। अब ये नहीं पता कि ये वाली उंगली उनकी तरफ है, या ये जो 3 उंगलियां वो किसकी तरफ है। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो उनके बहुत सारे अच्छे कामों का प्रशंसक हूँ, एक सूचना उनका दोस्त हूँ, उनका दोस्त रहना चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे ये यकीन है कि मेरे देश का भविष्य हम सब मिलकर के ही बनाएंगे, किसी से हमारी सहमति हो या ना हो। सबका सहमत होना जरूरी नहीं है। मौलाना अब्दुल माजिद जलियाबादी ने कहा, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बड़े स्कॉलर थे। हमारे एक दोस्त हैं, इसी भोपाल में रहते हैं, वो उनके नवासे हैं, पता नहीं आए नहीं आए, आपने बुलाया ही नहीं हो, अच्छे लोगों को पता ही नहीं चलता आपको। किदवाई साहब, रशीद किदवाई, नवासे हैं मौलाना अब्दुल माजिद। मौलाना अब्दुल माजिद जलियाबादी ने कहा था, अगर हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई ना हो, डिफरेंसेस ना हो, तो समझ लेना दोनों में से एक पागल जरूर है। इतने सारे कमजोरों के बीच में, और 130 करोड़ भारत का आदमी कमजोर आदमी नहीं है। भारतीय आदमी चाहे किसी भी समाज में बैठा हो, कमजोर नहीं है वो। उसके पास ज्ञान है, इल्म है, उसके पास उसका संस्कृति है, उसके संस्कार है, वो उसके पास बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति है। आप 130 करोड़ शक्ति वाले समझदार ज्ञानी लोग जिस मुल्क में रहते हो, जिनके पास हजारों साल पुरानी तहजीब हो, जो एक जमाने तक विश्व गुरु रहा हो, जो आज भी ये तय किए रहो कि हम विश्व गुरु बन करके रहेंगे, वहां डिफरेंसेस नहीं होंगे। कैसे हो सकता है? अगर डिफरेंसेस नहीं होंगे तो समझो सारे पागल है। जब 2 आदमियों में से डिफरेंस ना हो तो एक को पागल जरूर माना जाएगा, तो 130 करोड़ में डिफरेंसेस क्यों नहीं होंगे भैया? गाय के नाम पर भी होगा, कुर्बानी के नाम पर भी होगा, अजान के नाम पर भी होगा, मस्जिद के नाम पर भी होगा, मंदिर के नाम पर भी होगा, सड़क में जो नमाजी किसी जुम्मे में इत्तेफाक से बढ़ जाते हैं उस पर भी होगा, सारी चीजों पर होगा। गणेश विसर्जन पर भी होगा, हो सकता है किसी चीज पर भी डिफरेंसेस हो सकते हैं कि खसक लगती है तो उसके ऊपर लड़ाई हो सकती है, लेकिन भैया उस लड़ाई को निपटाने का तरीका क्या हो, ये तय करेगा कि हम विश्व गुरु हैं या हम सत्यानाशी हैं। ये तय होगा उसी के ऊपर। आप उसको डील कैसे करता है समाज। अगर समाज उसको एक सभ्य समाज की तरह डील करता है तो वो सभ्य समाज है। और अगर कोई समाज ये चाहता है
कि किसी दूसरे छोटे से समाज को, मुसलमानों की बात नहीं करता मैं, मुसलमान छोटा समाज नहीं है, मैं खुली आंखों से देख रहा हूं, मैं खुली आंखों से देख रहा हूं। मुसलमान की बात मैं नहीं करूंगा, किसी छोटे से भी समाज को आज की तारीख में अगर कोई बड़ा समाज या उसके बराबर समाज या कोई भी समाज या कोई भी आदमी, आज तो ये हाल हो गया आजादी का, अच्छी बात है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं दबा सकता, बल्कि वाइफ के सामने हस्बैंड को दबना पड़ता है, और नहीं दबोगे तो पिटोगे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बड़ी अच्छी अजीब बात 1400 साल पहले मेरे आका ने अजीब बात कही, यानी कि मैं आपको सुनाना चाहूँ खास तौर से, अजीब बात कही। फरमाया यग़लिबन करीमा, वो शरीफ लोगों पर गालिब आ जाए। गालिब आने का मतलब ये कि क्या कहेंगे हिंदी में, क्या कहेंगे, इम्प्रेस, डोमिनेट करती है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा जुमला है कि वो डोमिनेट करती है शरीफ लोगों पर। यहाँ दो बातें आ रही, एक तो ये औरत जो है आपको डोमिनेट करेगी अगर आप शरीफ होने का सर्टिफिकेट तो किसको मिलेगा, जो अपनी बीवी से डरता हो, वही शरीफ है ना। यग़लिबन करीमन, वो शरीफ लोगों पर गालिब आती, वयग़लिबुहुन्ना लईम, कबीले लोग उन पर गालिब आ जाते हैं। यानी किसी की स्त्री, किसी की वाइफ, किसी की बीवी अपने हस्बैंड से डर रही है तो समझ लेना कि हस्बैंड कमीना। तो आदमी शरीफ होना पसंद करता है या कमीना होना पसंद करता है? किसी ने कहा कि ये तो मौलवी साहब जो है वो जन मुरीद हैं। जैसे ही किसी को जन मुरीद होने का ताना मिले तो वो ये समझ लेना कि वो शरीफ है, डिक्लेयर्ड है शरीफ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शराफत का डिक्लेरेशन मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। और जो मर्द ये कहे, ये साबित करने की कोशिश करे, अरे मेरी बीवी तो मेरे सामने बोल नहीं सकती। वो घोड़े का किस्सा सुना है आप लोगों ने, कहते मुझे काला दे दो, कि क्यों काला दे दो, पहले ले गया था सफेद घोड़ा, घर वाले ने कहा ये सफेद घोड़ा क्यों लेके आया, तो काला लेकर के आया। किस्सा सुना है, वो जोक है, वो छोड़ देता हूँ, उसको टाइम लेके किसी को मजा आ रहा है, देखिए कैसी मजे की बात है। ऐसा हुआ एक मजलिस है, लोगों ने कहा हम में से कौन आदमी ऐसा है जो अपनी बीवी से नहीं डरता हो, उसको ये काला घोड़ा सफेद घोड़ा इनाम में मिलेगा, या काला घोड़ा इनाम में मिलेगा, इसको उल्टा करना। तो कोई नहीं बोला, सब खामोश बैठे रहे। जैसे यहाँ भी अगर हाथ उठाने को कहे तो कोई नहीं उठाता, सब लोग शरीफ ही हैं, शरीफों की मजलिस है। तो वो एक हजरत जी थे, उन्होंने हाथ उठा दिया, उसको काला घोड़ा मिल गया इनाम में, वो लेके चले गए घर खुश खुश। घरवाली ने देखा है काला घोड़ा है, कहाँ से लाया हो, इनाम में जीत के लाया हूँ। कैसा इनाम है वो डिटेल उसने पूछने का, काला क्यों लेके आए, जाओ बदल के लेकर। घरवाली के डर के मारे वो वापस आ गए, और जो इनाम बांटने वाले थे उनसे कहा भैया मुझे सफेद दे दो, ये काला नहीं मुझे भा रहा है। तो उन्होंने पूछा वजह क्या है, उसको तो तुम ले गए थे, पसंद करके ले गए थे काला घोड़ा। तो नहीं जी, घरवाली बहुत खपाए, कह रही है सफेद घोड़ा लेकर के आओ, मुझे काला घोड़ा नहीं चाहिए। तो पोल खुल गई ना सारी उनकी कि वो कितना नहीं डरते हैं घरवाली से। तो यहाँ मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूँ, तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उहिब्बु अन अकून करीमन मग़लूबा, मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मैं मग़लूब रहूं लेकिन शराफत ना जाए मेरी। मग़लूब रहना पसंद करूंगा, शराफत नहीं छोड़। वला उहिब्बु अन अकून लईमन गालिबा, मैं कमीना होकर, कमीना बन करके गालिब नहीं आना चाहता। तो वो बात वो चल रही थी कि हम लोग इस मुल्क में रहते हैं और मुसलमान इस मुल्क की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, दूसरी बड़ी है। लोग कहते हैं कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं, उसके बाद भारत में बसते हैं। मैं कहता हूँ तो वो जो हमारा पड़ोसी है उससे ज्यादा मुसलमान तो इस मुल्क में रहते हैं। उनके प्रेसिडेंट, उनका उस मुल्क के प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब को मैंने उनके मुंह पर यही बात कही थी एक मौके पर, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो वो यूट्यूब पे मौजूद है। परवेज मुशर्रफ को मैंने बोला था कि जितने तुम हो उससे ज्यादा तो हम हैं यहाँ, जितना तुम टोटल हो उससे ज्यादा हम हैं यहाँ।
लंबी हो गई और लंबी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी भी अगर मैं पूछ लूँ कि पीछे क्या बातें मैंने कही हैं तो नसियम मनसिया हो जाए, तब भूल गई। कैसे रुकेगी? अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन सवाल आने के नंबर पे करते ना यार, मैं भूल जाऊंगा, दूसरी बातें जो कहनी है वो सारी रह जाएंगी, मॉब लिंचिंग के ऊपर आ जाएगी बात। तो बात मॉब लिंचिंग के पे भी आऊंगा, मैं कह दूंगा मैं थोड़ा सा लोग मॉब लिंचिंग के बारे में कि कैसे रुकेगी। लेकिन उससे पहले हमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम जिस जगह रह रहे हैं वहां के बारे में जो हम सोच रहे हैं या हमें जो सोचने पर मजबूर किया जा रहा है, क्या सिचुएशन वैसे ही है या उससे कुछ डिफरेंट है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मॉब लिंचिंग के सवाल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ओवरऑल एक असेसमेंट करना पड़ेगा। हम यहां रहते हैं और यहां रहकर हम जिंदगी गुजारते हैं, हम यहीं पैदा हुए और नस्लों से यहां रहते चले आ रहे हैं, बाहर से नहीं आए हम। मैंने बहुत पहले इंदौर में कहा था ये बात। इंदौर में एक नन मुस्लिम्स के बीच में एक प्रोग्राम रखा गया था, तो वहां मैंने ये बात कही थी। हमारा क्या लेना है? अभ्यास मंडल में आप थे मौजूद, बहुत अच्छी बात है। अभ्यास मंडल वाले यहाँ आ गए, देखिए कितनी अच्छी बात है। मैंने कहा था वहां सवाल आया था, ये सवाल उठाया था मुझसे पहले एक वक्ता ने, वहां वो जस्टिस रह चुके हैं हाई कोर्ट के, और वो काफी कुछ सवाल उठाए थे। उनका कहना था मुसलमान लोग अभी तक अपने रूलर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट किए हुए हैं कि हमारे बादशाह थे, वो फला बादशाह थे, फला साहब थे, और वो बादशाहत वाला अभी वो नहीं उतरा है। तो मैंने वहाँ एक बात कही थी कि मुसलमान एक तो बाहर से नहीं आया, बाहर से कौन आया है? रूलर्स आए, फौज लेकर के आए, कब्जा किया और हुकूमत चलाई उन्होंने। 200 साल चलाई हो, 400 चलाई हो, 600 चलाई हो, उसमें लोधी भी आए, खिलजी भी आए, मुगल भी आए, कौन कौन सब लोग आते रहे। हो सकता है उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हो सकता है कुछ बुरे काम भी किए हो। रूलर तो रूलर होता है, उसकी क्लास ही अलग होती है। राजा की क्लास अलग होती है, प्रजा की क्लास अलग होती है, चाहे एक मजहब के लोग क्यों ना हो। आज के जमाने के राजाओं को देख लीजिए, 100% मुस्लिम मुल्क के जो राजा हैं, जहां मुसलमानों की पॉपुलेशन भी 100% के करीब है या पूरी 100, उन राजाओं के हाल को देख लीजिए। क्या उनका हाल ऐसा है कि वो राजा कहलाए जाने के मुस्तहिक हैं? किसी भी मुल्क का नाम ले लीजिए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। राजा की क्लास अलग होती है, प्रजा की क्लास अलग। और राजा प्रजा जो सोचती है, हमारे जैसे लोग, आम लोग, कॉमन लोग जो सोचते हैं, तो हम लोग इखलाकियात की बात करते हैं, ऊंचे संस्कारों की बात करते हैं, तहजीब की बात करते हैं। उनके यहाँ तो बस एक ही चीज है, पहले नंबर पर सरकार बची रहे, सत्ता बची रहे पहले नंबर, दूसरे नंबर पर मुल्क बचा रहे। मुल्क उनके यहाँ सारे रूलर्स के यहाँ मुल्क दूसरे नंबर पर होता है, उनकी सत्ता पहले नंबर पर होती है। हाँ, अपनी सत्ता बची रहे तो उसके बाद फिर सबसे ज्यादा पहले नंबर पर देश होता है। अब उस देश को और उस सत्ता को बचाने के लिए अगर इंसानों के खून के ऊपर से उन्हें गुजरना पड़े तो वो गुजर जाएंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। ये एक उसूल है बना हुआ राजाओं का। कुछ लोग इसमें ऐसे भी गुजरे हैं जो इस उसूल से हट करके हुए हैं, माजी में भी, हो सकता है अभी भी कोई एक आध ऐसा मिल जाए, लेकिन जनरल जो एक सिस्टम है दुनिया में रूलिंग करने का, वो यही है। हमारा ताल्लुक अगर किसी से है, हमारे लिए अगर रोल मॉडल कुछ हो सकता है तो कोई बादशाह नहीं हो सकता, हमारे लिए कोई राजा रोल मॉडल नहीं हो सकता। हमारे लिए रोल मॉडल तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते हैं और हजरत उनके पाक सहाबा, खुसूसन अगर आप इस लिहाज से देखें, इंसाफ के, अदल के लिहाज से, तो उमर इब्न खत्ताब हो सकते हैं। हमारे लिए रोल मॉडल हो सकते हैं तो वो औलिया अल्लाह हो सकते हैं, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हो सकते हैं, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हो सकते हैं, और ये पूरे मुल्क में फैले हुए हैं।
वो सूफी लोग, वो संत लोग, वो लोग जो अभी मैंने नाम लिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का, जो उनका पीरियड है, उस पीरियड में दिल्ली में खिलजी बैठे और अजमेर शरीफ में पृथ्वीराज चौहान थे। अब इनको देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह खिलजी की दिल्ली छोड़कर पृथ्वीराज के अजमेर शरीफ में जाकर के बैठे। क्या सोच थी, क्या विजन था, और कह दिया कि मेरे दस्तरखान पर गोश्त नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा मेरे दस्तरखान। उससे भी ज्यादा बड़ा विजन, मेरा दस्तरखान, मेरी मेहमान नवाजी ऐसे खाने से होनी चाहिए कि किसी भी मजहब का मानने वाला हो उसे आकर मेरे साथ बैठ के खाना खाने में कोई परेशानी है। किसी के पास हौसला? अभी आज मैं कह दूं तो लोग कहेंगे ओहो ये तो बिक गए मौलवी साहब, है ना, यही कह देंगे ना। पर आप जाइए 800 साल पहले, तो लोग उनके हाथ उनको देखते थे, उनके जिस रास्ते से वो गुजर जाया करते थे, गुजरने के बाद उस रास्ते पर जो चल लेता था वो इधर उधर नहीं हो पाता था। आप समझ रहे हैं? जो देख लेता था, मिल लेता था, उसकी बात छोड़िए, उन जिस रास्ते से वो गुजर के चले जाया करते थे और बाद में कोई उस रास्ते से गुजर गया तो फिर वो इधर उधर नहीं जा पाता था। उसके दिल की दुनिया बदल जाती थी, उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती थी, श्रद्धा पैदा हो जाती थी, वो बेचैन हो जाता था। अब उसको कोई और काम रहता नहीं था। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता, ये मुल्क हमको विरासत में मिला है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। ये हमको यहां पर सूफियों ने, संतों ने, मैं कल ही की तो बात है, उनके 500 साल का प्रकाश पर्व बाबा गुरु नानक देव जी का फसल में उसमें शरीक हुआ था दिल्ली में। क्या 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 काम करके गए, किस तरह से इस खित्ते को अपनी खुशबू से मुनव्वर किया। बेशुमार मिसालें हैं यहाँ ऐसी, हिंदू मजहब में भी, सिखों में भी, जैनियों में भी, बौद्धों में भी, मुसलमानों में भी, कि जिन्होंने त्याग किया, कुर्बानी दी, कुर्बानी देकर लोगों को जोड़ा और इस मुल्क को बनाया। अभी क्या हो रहा है? अभी यह हो रहा है कि मुल्क में बसने वाले लोगों को मुख्तलिफ डिफरेंट विचारधाराओं में बांटा जा रहा है और सुप्रीमेसी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। भाई, अगर कोई समाज का कोई हिस्सा, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई भी हो, अगर सुप्रीमेसी डेवलप करने की और थोपने की कोशिश की जाएगी तो नेचर है ये कि रिवोल्ट होगा। हम इस देश को, अपनी इस खूबसूरत समाज को रिवोल्ट से, झगड़े से, फसाद से बचाना चाहते हैं। हमारा यह अज़्म है कि हमारे बुजुर्गों ने, हम सब लोगों के बुजुर्गों ने, जहां बैठे हुए लोगों को भी और यहां जो नहीं बैठे हुए हैं उनको भी, सब लोगों के बुजुर्गों ने इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां। क्या वो कुर्बानियां नष्ट कर दी जाएंगी, बर्बाद कर दी जाएंगी? नहीं, इसको किसी कीमत पर किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। किसी को खिलवाड़ करने, किसी भी नाम पर कोई करना चाहे, करना क्या होगा, किस तरह से इन हालात से निकला जाएगा, कैसे समझाया जाएगा? तो सुन लीजिए, अगर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा
तो जो ईंट वाला जो चाहता है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। आग लगी है, उसको बुझाने के लिए आग जलाई जाएगी तो आग और भड़क जाएगी। आग को बुझाना है तो पानी लाना पड़ेगा। नफरत को खत्म करना है तो मोहब्बत करनी पड़ेगी। दुश्मनी को खत्म करना है तो दोस्ती करनी पड़ेगी। अंधेरे को मिटाना है तो चिराग जलाना पड़ेगा। और मैं कह देना चाहता हूं, मुझे हवाओं से कोई गिला नहीं। हवाएं अपना काम करेंगी, मैं अंधेरे में चिराग जलाने की कोशिश करता रहूं। इस बात के लिए तैयार हूं कि लोग खुश हों या नाराज हों। मॉब लिंचिंग का सवाल किया है, उसका जवाब देकर अपनी बात खत्म कर दूंगा। और आज आप लोगों को और किसी को सवाल करने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि हाजी हारून साहब का मुरीद हूं। उनके यहाँ किसी को लब कुशाई की इजाजत नहीं। मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग के ऊपर अगर मैं डिटेल से बात करूंगा तो हमारे मीडिया के दोस्त उसको उसमें अपना तड़का लगा देंगे। और मैं अभी किसी को तड़का लगाने का मौका नहीं देना चाहता, इसलिए शॉर्ट में बिना डिटेल के अधूरी सच्चाई बयान कर देता, पूरी सच्चाई बयान करने का मौका नहीं। टाइम भी नहीं, खत्म हो गया, बहुत देर हो गई। हाजी साहब की इजाजत के बगैर चल रहा हूं, यानी कहते हैं ना वो टर्म पूरा हो गया है, जबरदस्ती कब्जा किया। सरकारों को कानून बनाना चाहिए। मॉब लिंचिंग चाहे मजहब की वजह से हो, चाहे गलत अफवाह की वजह से हो, क्योंकि एक औरत को और उसकी एक छोटी बच्ची को झारखंड में जादूगरनी बता करके मार दिया गया। वो मुसलमान नहीं थी, मारा इतना मारा कि वो भी मर गई और उसकी बच्ची भी मर गई। कितना भयानक था वो, कितना अफसोसनाक था वो। मैं तो बिल्कुल दहल गया, खासतौर से बच्ची का सुन करके रोंग के खड़े हो गए। दिल खून का आंसू रो रहा था कि ये हो क्या रहा है। छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। माँ बेटी दोनों जा रहे थे कि ये तो जादूगरनी, किसी एक ने कह दिया तो जो लोग वो आ रहे थे और उसे मार रहे थे, उन्हें बाद वालों को तो ये भी नहीं पता था कि क्यों मारा जा रहा है इस बेचारी औरत को। बस इनिशिएट करने का काम था, किसी 4 आदमियों ने इनिशिएट किया, बाकी तो फिर हर आदमी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आ रहा था। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए चिंता की बात नहीं है, ये पूरे इस समाज के लिए, इस देश के, इस सभ्यता के लिए, इस देश के लिए चिंता की बात है कि देश के लोग छोटी बातों पर या झूठी बातों पर इतना उग्र क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है। और अगर उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा ठीक तरीके से तो आगे इसका नुकसान होगा। एक्शन लेना आसान है, रिएक्शन को रोकना मुश्किल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। एक्शन कोई भी ले सकता है, हम भी ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं, लेकिन रिएक्शन को रोकना मुश्किल काम होगा। इसको इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए कि हमारे पत्रकार बंधु जो हैं उसमें फिर तड़का लगा देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात। हाँ, मैंने मना किया है ना कि बीच में नहीं बोलेंगे बात, मेरी बात तो पूरी हो जाने दो। तो तड़का लगाने से डरता हूं, इसलिए मैं आधी बात कर रहा हूं। पहली बात कानून होना चाहिए, दूसरी बात
समाज को जागरूक करना होगा। अगर समाज को जागरूक नहीं किया जाएगा, समाज के साथ सब समाज के जिम्मेदार लोग, अब ये मुसलमानों का मजमा है और इस स्टेज पर आप लोग तशरीफ फरमा, मैं बहुत आपका आदर करता हूँ, इज्जत करना चाहता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप यहाँ जमा हुए तो किसी चिंता के साथ जमा हुए। वो चिंता क्या हो सकती है? वो चिंता ये हो सकती है कि इस देश के बिगड़े हुए माहौल को, बिगड़ी हुई फिजा को, बिगड़े हुए त्योरी पर पड़े हुए बल को मिटाना है। लेकिन अगर सही मानों में मिटाना है तो बोलने वाले, सुनने वाले सब लोग एक जैसे मेरा भारत है ऐसे ही सुनने वाले भी होने चाहिए। तो आगे जो सद्भावना मंच बनाने की जो एक कोशिश है वो यही है कि बोलने वाले, सुनने वाले सब इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के काम करें। मुझे इस बात का अटूट विश्वास है, मेरे देश में आज भी मेजॉरिटी से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लड़ने वाली और घृणा करने वाली और तोड़ने वाली बातों से सख्त नफरत करते और उनके साथ खड़े होने को तैयार। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पूरे उपमहाद्वीप में, भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जहां भी मुसलमान रहते हैं, हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी कंप्लेंट्स हैं, बड़ी शिकायतें हैं। हमारी शिक्षा की प्रॉब्लम है, हमारी नौकरियों की प्रॉब्लम है, हमारे साथ बहुत सारी जगहों पर अनजस्ट भी हो जाता है। ये सारा कुछ है, उसके बावजूद भारत का मुसलमान इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले अदर कंट्रीज के मुसलमानों से बेहतर हाल में है। तो इसको और बेहतर करने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि इत्मीनान होकर के बैठ जाए। तो और बेहतर कैसे होंगे? हमें तालीम पर फोकस करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ उस तालीम पर नहीं जो तालीम परोसी जा रही है, तालीम के साथ तरबियत भी होनी जरूरी है। अगर एक इंसान अच्छा इंसान है, उसके बाद इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ और है और साथ में अच्छा इंसान है, तो वो अपनी कौम के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए और इस दुनिया के लिए असेट बन जाएगा। और अगर वो कितना काबिल क्यों ना हो और अच्छा इंसान नहीं है, तो वो हमारे लिए नासूर बन जाएगा, कैंसर बन जाएगा, खुद अपने समाज के लिए भी, देश के लिए भी और मानवता के लिए भी, इंसानियत के लिए। तो तालीम और तरबियत, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, पूरी ताकत लगानी चाहिए। मैं आप लोगों का बहुत वक्त लिया, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मुबारकबाद देता हूं और आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आपके जरिए आपके दोस्तों से अपील करना चाहता हूं, दोस्तों के जरिए उनके दोस्तों से ये बात फैलाना चाहता हूं कि ये सद्भावना